हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाबा बुदन हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हेमिस नेशनल पार्क को लेकर के। तो हेमिस नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, हेमिस नेशनल पार्क जिसको हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, लद्दाख वाले रीजन में लोकेटेड है। हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। ये जो लेह वाला रीजन है, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री का नाम है हेमिस गोमका। तो इस हेमिस गोमका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम से ही इन्फ्लुएंस है हेमिस नेशनल पार्क का नेम। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो हेमिस नेशनल पार्क हमारे इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है। अब हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। तो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड भी हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्नो लेपर्ड के सबसे पहले हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया में इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चला रखे हैं, जिसमें कुछ अगर हम डिस्कस करें तो 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है उसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो स्नो लेपर्ड जो है उसकी हैबिटाट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्योर हिमालयाज के नाम से भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया, ताकि जो भी हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको कंजर्व करने के लिए ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया जो है वो 2013 में एक प्रोग्राम का एक तरीके से पार्टिसिपेंट बन गया और इस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो 12 कंट्रीज का एक प्रोग्राम है जहां पर स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन पाई जाती है और इंडिया भी इसका पार्ट है। और ये सारी कंट्रीज मिलकर के स्नो लेपर्ड का जो भी हैबिटाट है, जो भी इसका एरिया है, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो ये सारे आर्टिकल में बताया गया है। हमारे आरबीआई की जो गवर्नर है उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोला है कि इन्फ्लेशन को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी की गई है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रेपो रेट। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर आप व्यू करोगे तो या तो उसमें करंट अफेयर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई टर्म बेसिस जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमी में बहुत ही सिंपल लेवल के, मतलब आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो आपका फाउंडेशन है, उन पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं उनको लेकर के आपकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाई जानी चाहिए और इसी कमेटी की बेसिस पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। आरबीआई एक्ट जो है उसमें चेंज करके उसको अमेंड करके आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 3 तो इसमें आरबीआई से रिलेटेड है। जो गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब जो गवर्नर होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होगा। दूसरे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर और एक यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड ही ऑफिसर होते हैं। और 3 मेंबर जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 6 मेंबर्स का ये ग्रुप है, एक कमेटी है जो बहुत सारे टूल्स के ऊपर, उन सारे टूल्स के ऊपर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक तरीके से टारगेट करते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट की।
रेपो रेट जो है वो रेट है, रेपो रेट मतलब रीपरचेज रेट जो है वो रेट है जिस पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई जो है, जो हमारे अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे अदर बैंक्स हैं उनको उधार देता है जिस रेट के ऊपर, ये होता है रेपो रेट। ओके, रेपो रेट ये होता है कि वो रेट जिसके ऊपर जो हमारा आरबीआई है वो बैंक्स को क्या देता है, उधार देता है। देखो, अब रेपो रेट जो है वो इन्फ्लेशन को एक तरीके से रेगुलेट करने का एक टूल है। इन्फ्लेशन क्या है कि मार्केट में महंगाई हो रही है। ओके, मार्केट में महंगाई हो रही है तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कि लोगों के पास में जो मनी की अवेलेबिलिटी है उसको आप कम करिए। जब लोगों के पास मनी कम होगा तो उनकी जो परचेजिंग क्षमता है, कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी और जो प्राइस जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिल रहे थे उनमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्योंकि मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको खरीदने के लिए अभी यहाँ पर अगर आप देखो एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस जो है वो 100 रुपये केजी जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाले जो लोग हैं वो 100 हैं, तो इसमें कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन जब लोगों के पास में मनी कम होगा तो इसको खरीदने वाले लोग कम रहेंगे तो इसमें जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेपो रेट में जब मनी जो रेट है उसको इंक्रीज किया जाता है, मतलब आरबीआई जो है वो हाई रेट पर बैंक जो है उनको उधार देगा। तो इससे बैंक क्या करेंगे, एक तो जो आरबीआई है या तो उससे लोन कम लेंगे, अगर लोन उससे लेंगे तो हाई रेट पे लेंगे, हाई रेट पे अगर बैंक लेंगे तो वो अपने कस्टमर को किस पे, हाई रेट पे लोन देंगे। तो जब हाई रेट पर लोन रहेगा तो लोग जो हैं वो लोन कम लेंगे तो मार्केट में जो मनी की मतलब लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहेगी, और जब कम रहेगी जो इन्फ्लेशन हाई लेवल देखने को मिल रहा है उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये रेपो रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कांग्रेस में वहाँ का जो हेड है, कांग्रेस का जो चेयरमैन बनेगा उसको लेकर के यहाँ पर अभी इलेक्शन होंगे, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो 2 कैंडिडेट ने, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और एक शशि थरूर ने अपने जो भी नॉमिनेशन लेटर है वो यहाँ पर दर्ज करवाए हैं। देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक साउथ इंडिया की पार्टी जिसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया था कि इस तरीके के इंटरनल जो है इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो इलेक्शन में। तो सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेसी आपकी पार्टी लेवल पर इंश्योर की जानी चाहिए। वहाँ पर आपके इंटरनल इस तरीके की कोई भी जो पार्टी है वो एक आइडियोलॉजी बेसिस होनी चाहिए, उसमें जो भी कंप्लीट जो उसके मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वन फैमिली जो है उसको डोमिनेंस कर रही है या वन लीडर जो है उसको डोमिनेंस कर रहा है। एक पार्टी जो है वो हमारी कंट्री के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट करने से उसमें क्या होता है, वो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। तो पहले अपने लेवल पर आप डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपना रिजल्ट दिया किसको लेकर के कि सिंगल वीमेन और अनमैरिड वीमेन जो हैं उनको भी एक तरीके से अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाने का राइट है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बेसिस पर ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक तरीके से बेसिस रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा एमटीपी एक्ट है उसमें, ओरिजिनल एमटीपी एक्ट में जो भी अनमैरिड वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं देखने को मिला था। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर अगर देखने को मिलता है तो मैरिड वीमेन को वहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने को अलाउ किया गया था ओरिजिनल 1971 के एक्ट में, लेकिन जो अनमैरिड वीमेन है उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। इसमें अगर हम बात करें तो 2021 जो है उसमें एक हस्बैंड जो वर्ड था, ओरिजिनल एक्ट में जो हस्बैंड वर्ड था उसको ट्रांसफर करके पार्टनर वर्ड कर दिया गया, जिसके बेसिस पर यह माना गया कि सभी जो विमेन है उसका इंक्लूड जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट में इंक्लूड उनको कर दिया गया है। तो अभी एक केस हुआ, एक केस में ये जो केस था इसमें एक विमेन ने एक अपना जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाला। 23 वीक की लगभग उनकी प्रेगनेंसी थी, वो अपनी प्रेगनेंसी को एक तरीके से टर्मिनेट करवाना चाहती थी, क्योंकि जिस पर्सन के साथ में वो लिव इन में थे उनके बीच में जो उनके रिलेशन है वो ख़राब हुए, और वो एक तरीके से उस रिलेशनशिप की वजह से जो प्रेगनेंसी देखने को मिली तो उसको टर्मिनेट करवाना चाहती थी, क्योंकि उनका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है वो एंड हो गया।
ओके तो वो रेगुलर इस प्रोसीजर को नहीं करने के लिए जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला कि एमटीपी एक्ट के बेसिस पर अलाउ किया जाए उनको भी 20 वीक्स से 24 वीक्स की उनकी बीच की उनकी प्रेगनेंसी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर रूल 3B को इसको टारगेट बनाया, अपना बेसिस रखा कि रूल 3B जो है वो एक तरीके से इसको रेगुलेट करने की बात नहीं करता है, क्योंकि रूल 3B में कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें ऐसे रेप सर्वाइवर है, माइनर है, या फिर मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन ये तो अनमैरिड वुमेन थे, तो उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज नहीं हुआ। मतलब जो रूल में जो बातें लिख रखी हैं उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि उनको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने का जो राइट है वो नहीं है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे अगर हम पहले बात करें तो पहले भी रूल 3B में जो यहाँ पर रेप सर्वाइवर के बारे में बात रखी गई है उसमें मैरिटल रेप को भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बात रखी गई है कि मैरिटल रेप की वजह से भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी टर्मिनेट करवाने के लिए अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन था मैरिड वीमेन और अनमैरिड वीमेन उसको खत्म करने की कोशिश की है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 21 के बेसिस पर जो राइट है एक वीमेन को अपनी बॉडी को लेकर के, उस राइट को अवेल करवाने की कोशिश की है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर अनमैरिड वीमेन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता तो इसकी वजह से जो अनसेफ अबॉर्शन है जिसका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है वो एक तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज होते। अब यहाँ पर 20 वीक्स से 24 वीक्स के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो अनमैरिड वीमेन है उनको भी अलाउ किया गया है, तो अनसेफ जो अबॉर्शन है वो क्राइटेरिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा और वीमेन की जो हेल्थ इशू है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ओके तो ये बेसिक प्रोविज़न थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। ओके वैसे देखो ये जो एक्ट था इसमें स्पेसिफिक नहीं बोला गया था कि अनमैरिड वीमेन को कवर नहीं किया गया था, लेकिन 2021 में जब चेंज किया गया, अमेंड किया गया ओरिजिनल एक्ट में, तो उसमें हस्बैंड वर्ड को जब चेंज करके पार्टनर वर्ड कर दिया गया तो इसमें इनडायरेक्टली जो है वो अनमैरिड वीमेन जो है और सिंगल वीमेन जो है उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जो है वो इस डे को डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। ओके तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन टारगेट ये है कि हम जो हेल्दी एजिंग है, मतलब जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है तो जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको टारगेट करते हुए कि जो भी हमारी बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको हेल्थ इशू को स्पेसिफिक फोकस किया जा सके, उसी के बेसिस पर उन्हीं एफर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो अभी कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022। तो इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली गई। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में क्लियरली यहाँ पर बोला गया कि आने वाले टाइम में अगर हम बात करें 2050 तक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसमें 16% पॉपुलेशन जो है वो 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग होंगे। ओके इंडिया जो है यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो एल्डरली सब पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी 2050 तक। तो यहाँ पर राइटर का फोकस ये है कि जैसे जैसे लोगों की एज इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो हेल्थ इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो पहले से हमें जो है वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि जो भी हमारे एजिंग पॉपुलेशन है उनको इजीली यहाँ पर टारगेट किया जा सके। अब देखो आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से एक टाइम ऐसा होगा कि एज्ड पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो यूथ है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी लेवल पर या जो भी हमारे अदर प्रोग्रेस लेवल हैं उन सभी पर डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इन सारे इश्यूज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इन सारे इश्यूज को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो भी हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है उसके लिए हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि जो भी
कि जैसे जैसे एज होगी उसमें ना सिर्फ आपकी हेल्थ इशू बल्कि आपके मेंटली इशू, जैसे कि हम नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू विजन, हियरिंग और मोबिलिटी इज हायर अमोंग द एल्डरली। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो आपकी आइज़ जो विजन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक तरीके से एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो इन सभी के ऊपर फोकस करने के लिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि जैसे जैसे इंडिया की एज जो है वो इंक्रीज हो, उससे लिए पहले ही हम जो है वो एक लेवल पर अपने आप को डेवलप कर पाएं ताकि इस तरीके के इशू को हम फोकस कर सकें। तो हैदराबाद ओक्यूलर मॉर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडी, उन्होंने ये पाया है, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट आया है कि अगर हम डिस्कस करें तो प्रोड्यूसिंग ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक रिपोर्ट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी अमोंग द एल्डरली लिविंग इन होम्स फॉर द एज्ड in Hyderabad, Telangana. Using eye care as a point of entry, the study has been measuring a variety of health and social metrics in over 1,000 participants, all aged over 60, spread across a range of socio-economic circumstances. Over 30% of elderly in the study had distance vision loss and over 50% had near vision impairment. They needed reading glasses. ओके तो यहाँ पर एक रिसर्च किया गया, तो इस रिसर्च में सामने आया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है जैसे जैसे एज हो रही है उनकी आई साइट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश क्या करनी होगी कि देखो आई साइट और आपकी हियरिंग इशू जो है अगर ये बढ़ते हैं तो आप एक तरीके से जो भी आपका यूथ है उसके ऊपर एक बर्डन के रूप में जो है, क्योंकि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, अदर इशू जो है उनमें अदर जो पॉइंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होंगी। और जब प्रॉब्लम इंक्रीज होंगी तो इसकी वजह से जो एक बर्डन है वो कंट्री के ऊपर डेवलप होगा। तो इसके लिए अगर वे फॉरवर्ड की हम बात करें तो अभी से हमें इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना होगा। स्पेसिफिक जो है जो भी बेसिक इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें डेवलप करना होगा ताकि जा कर के जो ये इशू हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, अभी टेलीकम्युनिकेशन जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है और जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर आउटलाइन रखा गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दे। तो इसी के बारे में एक बताया गया है कि हमारी कंट्री के लेवल पर किस तरीके से जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी है उसको रेगुलेट किया जाएगा, साथ ही साथ में जो हमारी प्राइवेसी है उसको भी यहाँ पर रेगुलेट करने की इसमें कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर यहाँ देखो जो इंडिया और नेपाल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने दोनों के ऊपर दोनों ने अपने अपने लेवल पर कोशिश की है कि दोनों जो है इंडिया और नेपाल की जो फोर्सेज हैं वो अपने लेवल पर कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी टेरिटरी है उसका इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए काम ना हो सके। ओके, तो नेपाल में हमारे जो भी सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल है वो आपको यहाँ पर उनकी मीटिंग होगी नेपाल की आर्मी के साथ में। तो आपको ये बताना है कि सशस्त्र सीमा बल जो है वो कौन सी बॉर्डर को, हमारे इंडिया की बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अप्सा एक्ट को लेकर के है कि अप्सा एक्ट को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में इंक्रीज दोबारा से कर दिया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ एरियाज में 6 मंथ्स में लेकर के एक तरीके से क्या कर दिया है, इसको इंक्रीज कर दिया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि जो अप्सा एक्ट है उसको किसी कंप्लीट स्टेट के ऊपर भी और पार्शली किसी एरिया के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। देखो ये ही न्यूज़पेपर की ब्यूटी है कि आप जो भी न्यूज़
पर न्यूज़पेपर आप रीड करते हो, उससे आपको क्या लगता है कि आप डेली बेसिस पर जो न्यूज़ पढ़ते हो ना, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट जो है आपके वो एक तरीके से रिलेट होने लग जाते हैं। जैसे आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि अप्सा एक्ट को किसी भी स्टेट में या यूटी में जो है वो एक स्मॉल एरिया के ऊपर भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो इसी तरीके के स्टेटमेंट जो तो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स में बोलें तो इसी तरीके के 2-3 स्टेटमेंट आपको अप्सा को लेकर के दे देंगे और उसमें बोल लेंगे कि नहीं नहीं ये जो है वो कंप्लीटली एक स्टेट के ऊपर ही लगाया जाता है, उसके पार्शियल स्टेट के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। ओके, तो न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर बेसिस पर रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिलेट होती हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत बार इस तरीके के जो हैं वो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सेम न्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही है। देखो, न्यूज़पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई भी न्यूज़ को वो एक दिन में कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे आपकी मंथली मैगजीन आप कोई भी रीड करते होगे, उसमें क्या है, कोई भी न्यूज़ जो है वो आपको एक कंप्लीट एक वन पेज या हाफ पेज पर दी होती है। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर कोई न्यूज़ आती है तो उसमें डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर क्या अपडेट होता रहा वो आपको यहाँ पर अपडेट करवाया जाता रहता है, जिसके बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं उस न्यूज़ के बेसिस पर ही आपके क्लियर होते जाते हैं। तो ये ही इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर का, जो आपको एक बेसिक क्लियरिटी देने की कोशिश करता है किसी भी न्यूज़ को लेकर के। तो न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए मस्ट है, चाहे आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एक इंडिया के एक अवेयर सिटीजन के बेसिस पर भी न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो। न्यूज़पेपर जो है वो नेसेसरी है और डेली बेसिस पर खुद से आपको न्यूज़पेपर जरूर से रीड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अप्सा एक्ट के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करें तो देखो, जो अप्सा एक्ट है उसके बारे में सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम में सबसे पहले 15 अगस्त 1942 को सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था। एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के रूप में इसको बनाया गया था। उस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चल रहा था, तो इसको सप्रेस करने के लिए जो आर्मी है, जो पुलिस थी, उसको स्पेशल पावर देने की कोशिश की गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। और इसी के बाद में इसी के बेसिस पर 1947 में आसाम वाले रीजन में जो इशू है उनको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर बनाया गया। फिर 1958 में जो है वो अप्सा एक्ट लाया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट वाले इस स्टेट जो हैं जहाँ पर कंप्लीट इंसर्जेंसी और अदर इशू देखने को मिल रहे थे, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारी आर्मी है उनको स्पेशल पावर यहाँ पर दी गई। देखो, जो हमारी आर्मी है वो उनको यहाँ पर इतनी स्पेशल पावर है कि विदाउट एनी वारंट जो है सस्पिशन के बेसिस पर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। उनको फायरिंग का भी यहाँ पर अलाउ कर रखा है। ओके, और इसी को लेकर के 2021 में वहाँ पर इशू देखने को मिले थे, जिसकी वजह से नागालैंड में काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट भी चला था कि इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक रिव्यू कमेटी भी बनाई थी जिसने भी ये रिजल्ट दिया था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अप्सा को लेकर के अदर कमेटीज़ ने ये बोला है कि हमें ख़त्म किया जाना चाहिए अप्सा एक्ट को, और जो हमारा UAPA एक्ट है उसी के बेसिस पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके बेसिस पर वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है कि एक इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में इंडिया के हमें रूल्स एंड रेगुलेट नहीं किया जाता है। और इसी के बेसिस पर 1990s में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी इसी तरीके का एक एक्ट पास किया गया था। ओके, तो ये अप्सा को लेकर के बेसिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे इंडिया के नेक्स्ट CDS जो हैं वो जनरल अनिल चौहान जो हैं वो बन गए हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बने गए हैं। हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत, जिनकी लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इस पोस्ट के लिए सबसे पहले कारगिल वॉर होने के बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 1999 में कि इस तरीके की एक पोस्ट होनी चाहिए जो हमारी ट्राई सर्विसेज और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच में कोऑपरेशन का काम कर सके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2012 में नरेश चंद्रा कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी थी इस पोस्ट के लिए, और 2016 में DB सेकटकर जो कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो ये पोस्ट है डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है ये होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
देखो एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट में ये सामने आया है, अगर हम बात करें कि कोविड की वजह से जो डेथ हुई है पेशेंट्स की, उनमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो कोविड की वजह से, क्रोनिक डिजीज की वजह से अगर हम कंपैरिजन करें तो कोविड की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली। जो हमारा फॉरेन पेज है उस पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो रशिया है, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि यूक्रेन ने क्लेम किया था कि कुछ रीजन को हमने अपने अंडर क्लेम कर लिया है, अपने अंडर कर लिया है दोबारा से। लेकिन अभी रशिया ने कुछ एरिया को, यूक्रेन के कुछ एरिया को अपने अंडर क्लियर किया है कि लुहांस्क, डोनेस्क और खेरसोन एंड जेपोरिफ्जिया, ये जो रीजन है वो हमारे अंडर आ गए हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अब रशिया की पॉपुलेशन कहलाएगी, इस तरीके का क्लेम किया गया है। तो जो भी इशू है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में, उनमें जो एक डिस्कशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।